हेलो डियर फ्रेंड्स, आज से यूपी आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया जाएगा। आपकी परीक्षा 5 दिसंबर को होना निर्धारित है, तो परीक्षा के पहले कम से कम 8 से 10 पिछले प्रश्न पत्रों को हल कराया जाएगा। इसी क्रम में जो आज पहला प्रश्न पत्र हल करेंगे वह 2017 का मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है। तो चलिए बिना किसी देरी के सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबीज, पोलियो या क्षय रोग। तो आप जानते हैं क्षय रोग या टीबी ये विषाणु जनित रोग नहीं है, बल्कि यह बैक्टीरिया जीवाणु के कारण उत्पन्न होने वाला एक संक्रामक रोग है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। चूंकि क्षय रोग एक संक्रामक रोग है, अतः यह हवा और मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके साथ याद रखेंगे खसरा, रेबीज और पोलियो ये तीनों ही विषाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं: जस्ता, क्रोमियम, टिन या तांबा। तो आपका उत्तर होगा क्रोमियम। लोहे से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए क्रोमियम, निकेल और कार्बन का मिश्रण किया जाता है। क्रोमियम जहां लोहे को जंग रहित बनाता है, वही निकेल क्या करता है? लोहे को अचुंबकीय बनाता है। साथ में परीक्षा में पूछा गया है कि कार्बन की कितनी मात्रा मिलाई जाती है। तो कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है 0.1% से लेके अधिकतम 2% तक। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है: रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या अंध बिंदु पर। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया की हम बात कर रहे हैं। इस रोग में क्या होता है? आईबॉल की एक्सियल लेंथ शॉर्ट हो जाती है, यानी व्यक्ति के लेंस की गोलाई कम हो जाती है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो इसके निराकरण के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो आपका उत्तर होगा उत्तल लेंस का। ठीक है, साथ ही इस प्रश्न का उत्तर क्या है? विकल्प सी है, रेटिना के पीछे दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम की यानी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण के लिए, संवहन के लिए, चालन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा का जो संचरण है वह निर्वात में भी हो सकता है, और इसी प्रकार से जो सौर विकिरण है, सोलर रेडिएशन है, वह पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, विकिरण के माध्यम से भी आप जानते हैं यह निर्वात में भी यात्रा कर लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक हरित गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन हरित गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और जल वाष्प ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने वाली गैसेज हैं। याद रखेंगे। ठीक है, वायुमंडल में इनके जमाव होने से जो सूर्य का विकिरण पृथ्वी पर आता है वह वापस पृथ्वी से वायुमंडल में नहीं जा पाता, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर, तापमान बढ़ने लगता है, और इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हरित गैस के एमिशन को कम करने के लिए, साथ में तापमान की वृद्धि को 1.5% तक रोकने के लिए 2015 में पेरिस सम्मेलन में सभी देशों ने सहमति व्यक्त की थी। अगला प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट के कारण, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या स्मॉग के कारण। तो आप जानते हैं ओजोन क्षरण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं ओजोन परत के बारे में। किस वायुमंडल की परत में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है, किसमें पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, अधिकतम 15 से 35 ऊंचाई के बीच। ओजोन परत करती क्या है? ये जो सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण है, यानी यूवी रेजेस हैं, उनको पृथ्वी में आने से ये जो आपकी परत है, लेयर है, ये रोकती है। और 80 के दशक में इसमें क्षरण देखा गया। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन आयोजित किया गया, और ये सुनिश्चित किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कमी लाई जाएगी। इसके साथ याद रखेंगे 16 सितंबर को विश्व भर में विश्व ओजोन दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, यानी नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से क्या होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण।
तो इसके कारण मुख्य रूप से होता है वायु प्रदूषण, आप जानते हैं, ठीक है। क्या होता है, रेडिएशन होता है जो कि हमारे लिए हानिकारक है और इससे वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कांच को गहरा नीला रंग मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फिर अब प्रश्न आता है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड के मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो अगर कांच में क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलाया जाए तो आपको मिलेगा लाल रंग। फेरिक ऑक्साइड के मिलाने से कौन सा रंग मिलता है? नोट करिए, पीला रंग मिलता है। और अगर वही चटक लाल रंग चाहिए है कांच का तो आप मिलाएंगे कैडमियम सल्फाइड। इन सब को नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछे गए हैं। विस्तार से इसलिए बताया जा रहा है ताकि अगर इतर कोई सवाल आते हैं तो आप उनका भी उत्तर कर पाएं। अगला प्रश्न है, इसमें से मूलभूत कण कौन सा है? आपको बताना है प्राथमिक मूल कण कौन सा है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसॉन या क्वार्क? तो आपका उत्तर होगा क्वार्क। क्या है? एक प्राथमिक मूल कण है, यह पदार्थ का मूल घटक है और कई क्वार्क को मिलाने से बनता है हेड्रॉन। नोट कर लीजिए, कई क्वार्क को मिलाने से बनता है हेड्रॉन। क्वार्क 6 प्रकार का होता है, अप, डाउन, चार्म, टॉप, स्ट्रेंज और बॉटम, ये उसके 6 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित में होती है? तो कितनी होती है? ये लिखी हुई 10⁻⁻15 मीटर। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है? आवृत्ति से, आयाम से, वेग से या तरंग दैर्ध्य से? प्रबलता यानी ध्वनि की लाउडनेस, तो ये मापी जाती है एम्पलीट्यूड से, आयाम से। आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। जबकि जो आपकी आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, उससे क्या मापा जाता है? उससे मापी जाती है तारत्व। क्लियर हो गया? याद रखेंगे, इन सबसे प्रश्न बनते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये नियम किसने दिया था? न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बोहर ने या हेंडेल ने? तो आपका उत्तर होगा, ये नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जिसमें जो तीसरा नियम है उसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और इसी संबंध में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो ये बहुत सरल है, आपका उत्तर होगा विटामिन डी। त्वचा में बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वह इर्गेस्टिरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है, तो इससे भी भविष्य में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। हमारे त्वचा में पहले से इर्गेस्टिरॉल होता है, जब उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वही कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में या विटामिन डी में। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, और जो बूढ़े वृद्ध लोग होते हैं, प्रौढ़ लोग होते हैं, उनमें ऑस्टियोमलेशिया होता है, यानी कि जो उनकी हड्डियां होती हैं उसमें रंध्र हो जाते हैं, हड्डियां पोरस हो जाती हैं, और इसी रोग को कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। बहुत कमजोर हड्डियां होती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला प्रश्न हमें जोड़े मिलाना है, ठीक है। एक और दे रखा है आपको कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और कार्बन, और इनसे क्या प्रतिरूप बनता है वो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कार्बन पे अधिक समय और ताप और दाब के कारण किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन तांबा में, ठीक है। किस में कन्वर्ट होता है? तांबा में कन्वर्ट होता है। जबकि जो आपका कैल्शियम है ये किस में कन्वर्ट होता है? कैल्शियम कन्वर्ट होता है संगमरमर में, ठीक है। और सिलिकॉन किस में? ये सिलिका या सिलिकॉन लिखा है, वैसे सिलिका होना चाहिए। सिलिका कन्वर्ट होता है रेत में, ठीक है। उसके बाद जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वह रूबी या माणिक्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका इसमें कौन सा सही होगा? विकल्प बी सही होगा। हालांकि विकल्प से आपको मतलब नहीं है, आप बस यहाँ पे क्या किससे मिलाया गया जोड़ा ध्यान रखेंगे। कार्बन हीरा, कैल्शियम संगमरमर, सिलिका रेत और एल्यूमिनियम ऑक्साइड माणिक्य। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पे राजाओं के नाम दे रखे हैं, इस ओर दूसरी ओर दे रखे हैं कि वे किस वंश से संबंधित हैं, ठीक है। तो ड्रिमेट्रियस किससे संबंधित है? ये हिंद यूनानी शासक है। रुद्रदामन आप जानते हैं ये शक क्षत्रप है, शक शासक है। गोंडोफर्नीस ये कौन है? ये पल्लव शासक हैं। और विम कौन है? विम कटफिसिस ये कुषाण शासक हैं। क्लियर हो गया? इसको आपको याद रखना है। बात करें विकल्प की तो इस विकल्प में आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। पहले बात करते हैं
दोराह के युद्ध या दोहरिया के युद्ध, इसे दोहरिया का युद्ध भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1532 में हुआ था। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 1531 लिखा है, तो 1531 या 32 में ये हुआ था। ठीक है, ये जो स्थान है दोहरिया, ये कहाँ पड़ता है? गोमती नदी के तट पर पड़ता है। ये युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। ठीक है, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में लड़ाया गया था, जिसमें महमूद लोदी जो था वो पराजित हो गया था। दूसरा है आपका कन्नौज का युद्ध, इसे विलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। 1540 में ये लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच। हुमायूं इसमें पराजित हुए थे और पराजित होकर सिंध चले गए थे। ठीक है, तीसरा है आपका सामूगढ़ का युद्ध, महत्वपूर्ण है। ये कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध ये हुआ था 1658 में। ये उत्तराधिकार का युद्ध है जो कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका चौसा का युद्ध, ये 1539 में लड़ा गया था हुमायूं और किसके बीच? शेर शाह के बीच। ठीक है, इसमें शेर शाह का नाम उस समय शेर खां था और शेर खां इसमें विजयी हुआ था। हुमायूं को हराने के बाद ही उसने इस युद्ध में शेर खां जो थे उसने अपनी उपाधि शेरशाह रख ली थी। ठीक है, स्वयं को उसने शेरशाह कहा था, हालांकि नाम उसे किसी और के द्वारा दिया गया था, लेकिन याद रखेंगे। तो क्लियर हो गया। तो दोराह का युद्ध कब लड़ा गया? 1532 में, कन्नौज का 1540, सामूगढ़ 1658 1658 में, और चौसा का युद्ध हो गया आपका 1539 में। अब इसे क्रमवार आप आसानी से सेट कर पाएंगे। विकल्प बी आपका बिल्कुल इसमें सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो बहुत आसान है। ठीक है, महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप जानते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, 23वें कौन है? पार्श्वनाथ हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, किस कुल में? ज्ञात्रा कुल में। इनकी माता लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे केवल यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वृक्ष भी पूछा गया है, तो याद रखेंगे क्या नाम है? साल का वृक्ष है। गांव का नाम क्या है? जुम्भिक ग्राम है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके साथ ये भी पूछा गया है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है? तो आपका उत्तर होगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित दो वक्तव्य दिए गए हैं। अभिकथन ए कह रहा है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण कह रहा है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत अन्य भाषाओं को अपनाया। तो ये दोनों ही आपके सही हैं। और किस प्रकार से ये इसकी व्याख्या करता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है? आप तुरंत अभिकथन के बाद लगाइए क्योंकि, और दोनों को मिला के पढ़ जाइए। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो बिल्कुल सही है, आपका विकल्प ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक ओर आपको राज्य दे रखे, महाजनपद दे रखे, दूसरी ओर उनकी राजधानियां दे रखी हैं। तो आप जानते हैं अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। कौशल की राजधानी अहिच्छत्र दे रखी है जो कि गलत है। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। क्या है? श्रावस्ती है। नोट कर लीजिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। फिर अहिच्छत्र किस महाजनपद की राजधानी है? तो आपका उत्तर होगा अहिच्छत्र जो है उत्तरी पांचाल की राजधानी है और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है। क्लियर हो गया। ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और मत्स्य की राजधानी विराट नगर है। यहाँ पे अन्य भी दे रखे हैं जिसमें अस्मक आप याद रख सकते हैं। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली है। कंबोज की राजधानी मुख्य रूप से हाटक है, कहीं कहीं पर लाजपुर भी दिया गया है। ठीक है, काशी की राजधानी वाराणसी है और बाकी हम पढ़ चुके हैं। साथ में आप अहिच्छत्र जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है याद रखेंगे, अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी है, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो ये हैं औरंगजेब। ठीक है, ये जाने जाते थे जिंदा पीर के नाम से। ठीक है, इस्लामी कानूनों को ये अक्षरशः मानते थे, काफ़ी ज़्यादा कट्टर मुस्लिम थे ये। ठीक है,
और इसीलिए इन्हें, जो उनकी प्रजा थी, वह इन्हें जिंदा पीर कहती थी। औरंगजेब को शाही दरवेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो रहन सहन था वो काफ़ी ज़्यादा सादा था। ठीक है, कहते हैं कि जो अपने खर्च के लिए, रोज़मर्रा के खर्च के लिए जो धन की आवश्यकता होती थी, उसके लिए ये नमाज में पढ़ी जाने वाली जो टोपियाँ पहनी जाती हैं उनको सिया करते थे, उनको बनाते थे। तो काफ़ी ज़्यादा सादे रहन सहन के कारण इन्हें शाही दरवेश भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, यानी किंग मेकर कौन थे, ये पूछा गया है। ठीक है, तो कौन थे, ये थे आपके सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक है, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है आपके अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये किंग मेकर थे। इन्होंने फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन पर बिठाया था। ठीक है, किस गुट के ये अमीर थे, तो आपका उत्तर होगा हिंदुस्तानी गुट के। किसके, हिंदुस्तानी गुट के। और जब फर्रुखसियर मुगल सिंहासन पर बैठ गए तो इन्होंने अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया था और हुसैन अली खां को मीर बख्शी बनाया था। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया, दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद या लाहौर। तो आपका उत्तर होगा दिल्ली में दारा सिकोह को दफनाया गया। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने शुरू कराया था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। तो किसको माना जाता है ताजमहल का पूर्वगामी, तो आपका उत्तर होगा हुमायूं के मकबरे को। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घरानों में कितने और लोग दफनाए गए बाद में, उसके बगल में दारा सिकोह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, आलमगीर द्वितीय, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जाद, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, और ये सभी कहाँ पर स्थित हैं, ये स्थित है दिल्ली में। और प्रश्न में आपको दारा सिकोह ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। आपका इसमें विकल्प बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपको जोड़े मिलाने हैं, युद्ध दे रखे हैं और किस वर्ष वो युद्ध लड़े गए ये बताना है। तो पहला युद्ध है आपका चंदावर का युद्ध, दूसरा तैमूर का आक्रमण, तीसरा तालीकोटा यानी तगड़ी राक्षसी का युद्ध और चौथा घाघरा का युद्ध। तो बहुत आसान है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया, 1194 में। ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। तैमूर ने कब आक्रमण किया था, 1398 में, 1398 में। तालीकोटा राक्षसी का युद्ध कब लड़ा गया, 1565 में ये युद्ध लड़ा गया। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया, ये लड़ा गया 1529 में। क्लियर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार आपको लगाना है। तो नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, वेबल योजना, इनको आपसे क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं नेहरू रिपोर्ट आई कब, 1928 में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगस्त प्रस्ताव, ये कब आया था, 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आया, 1945, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, सॉरी। और वेबल योजना है, ये 1945 में आई थी। तो क्रम में लगाएंगे, सबसे पहले आ गया आपका नेहरू। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर आ गया आपका वेबल योजना। तो इस लिहाज से जो आपका विकल्प सही होगा वह है आपका विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी इसमें बिल्कुल सही है। सबकी डेट वगैरह याद रखेंगे, ये सब रिपीट होने वाले प्रश्नों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, लाहौर प्रस्ताव, फज उल हक, पीरपुर रिपोर्ट, राज, मोहम्मद मेहदी, जनता की योजना, विनोबा भावे, गांधीयन प्लान, SN अग्रवाल। तो आपने इनको ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, आप जानते हैं जनता की योजना ये विनोबा भावे से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है, MN रॉय से संबंधित है। और ये खूब पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। साथ में ये जो अन्य 3 विकल्प दे रखे हैं, आपको इनको भी याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इंदु प्रकाश, MG रानाडे, नेटिव ओपिनियन, BN मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो एक और आपको न्यूज़पेपर्स दे रखे हैं, अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र दे रखे हैं और पूछा गया है कि इनके प्रकाशक कौन थे। ठीक है, तो आप जानते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल के जो प्रकाशक हैं, जो पब्लिशर हैं, वो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, बल्कि कौन थे, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, 1910 में अंग्रेजी भाषा में इन्होंने
बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो कौन सा सही होगा? फिरोज शाह मेहता। बाकी जो MG रानाडे हैं उनके द्वारा इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया गया, BN मांडलिक ने नेटिव ओपिनियन का और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो बहुत आसान है, बहुत रिपीट होता है ये प्रश्न। आपका उत्तर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया गया? चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता था ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, केवल इस एकाधिकार को बरकरार रखा। बाकी जो अन्य व्यापार थे, ठीक है, चीन और चाय के साथ, इनको छोड़कर बाकी सारे व्यापार पर अब सभी व्यापारियों का अधिकार था। ठीक है, अगर अन्य लोग कंपनी फॉर्म करके भारत में आना चाहते थे व्यापार के लिए तो उन्हें भी अलाउ किया गया था। अगला प्रश्न है, आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ आपको दे रखे हैं कुछ ऐतिहासिक स्थल, वो कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, 10 अवतार मंदिर, बाग, सांची, देवगढ़। तो सबसे आसान हमें क्या लग रहा है? हम जानते हैं 10 अवतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में है। ठीक है, और स्तूप कौन है? ये है सांची का स्तूप। 2 मिला लिए, बाकी 2 मिला लेंगे हम, बहुत आसान है। चित्रकारी बाग की गुफाओं में की गई है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति आपको मथुरा में देखने को मिलेगी। ठीक है, और कनिष्क के द्वारा ही मथुरा शैली का या मथुरा कला शैली का विकास किया गया। अगला प्रश्न है, एक और आपको सूची 1 में दे रखी हैं कुछ पुस्तकें, दूसरी ओर उनके राइटर्स, उनके लेखक दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त और वार्तिक। तो आप जानते हैं अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? पढ़नी के द्वारा लिखा गया है। और महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। निरुक्त किसके द्वारा लिखा गया है? निरुक्त लिखा गया है यास्क के द्वारा। वार्तिक कात्यायन के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RO ARO के एग्जाम में आप देखेंगे जोड़े मिलाने के प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आपको भी उसी प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का लाभ यही होता है कि आपको एक तो वो वाले प्रश्न हल हो जाते हैं आपसे जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो अगर आगामी परीक्षा में आएंगे तो आप आसानी से उन्हें हल कर पाएंगे। दूसरा लाभ ये होता है आपको प्रश्नों की प्रकृति का पता चलता है। अगला प्रश्न है, फिर से हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक और समाचार पत्र दे रखे हैं, दूसरी ओर दे रखे हैं प्रकाशक। समाचार पत्र कौन कौन से हैं? बंगाली, बंगवासी, वंदे मातरम, अमृत बाजार पत्रिका। बेहद महत्वपूर्ण, अमृत बाजार पत्रिका आप जानते हैं इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले जो इजी है उन्हें आपको, जो सरल हैं उन्हें आपको उसके जोड़े मिला लेने चाहिए, उनका मैच द फॉलोइंग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वंदे मातरम, ये आप जानते हैं अरविंद घोष के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। बंगाली आप जानते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और बंगवासी जो बचा ये जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। अगर आपको ये नहीं याद है तो एक कॉपी में सभी जोड़े मिलाव को नोट करते जाएं जो अभी आपको याद नहीं है। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? लेडेन रस्किन के द्वारा, विलियम हॉकिंस के द्वारा, फिंच के द्वारा या विलियम जोन्स के द्वारा? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था लेडेन और रस्किन के द्वारा। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखित है? ये लिखित है तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न, फिर से आपको सूची मिलानी है। सूची 1 इस पेज पर दे रखी है, सूची 2 दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं लेखकों के नाम। VD सावरकर, RC मजूमदार, SB चौधरी और दूसरे हैं आपके अशोक मेहता। अब इनकी किताबों की तरफ चलते हैं। किताब है द ग्रेट रेबेलियन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट रेबेलियन ये लिखी गई है अशोक मेहता के द्वारा। नोट करेंगे किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक मेहता के द्वारा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा रिपीटेड किताब है और आसान भी, ये लिखी गई है VD सावरकर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है द सिपॉय इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट इन 1857, ये भी रिपीटेड किताब है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है RC मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1957 to 59, ये लिखी गई है SB चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? SB चौधरी के द्वारा। तो इस हिसाब से आपका इसमें विकल्प कौन सा सही है?
विकल्प ए सही है। ठीक है, फिर से नोट करेंगे, द ग्रेट रिबिलियन लिखी गई है अशोक मेहता के द्वारा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखी गई है बी डी सावरकर के द्वारा। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट इन 1957 इसे आर सी मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 59 ये लिखी गई है आपकी एस बी चौधरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की। कारण कह रहा है क्योंकि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का पृथक चुनाव निर्वाचक मंडलों से होता था। तो आप जानते हैं यही कम्युनल अवार्ड था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसे भी विधानमंडल में कुछ सीटें संरक्षित की गई थी, लेकिन उनका जो चुनाव था, उन सीटों पर जो चुनाव होना था अल्पसंख्यक समुदाय का, वह पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा होना था। और इसी बात पर गांधी जी नाराज हो गए थे। तो ये 1932 में आया था सांप्रदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड। ठीक है, तो आपका ए और बी दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या करते हैं, तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और आपको एक ओर दे रखी है राजनीतिक दल, दूसरी ओर दे रखी है उनकी स्थापना के वर्ष। तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में 1885 में हुई। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा। भारतीय जनसंघ स्थापना कब की है? 1951 में, ये भी आप जानते हैं। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना, इसकी स्थापना आज़ादी के पहले हुई थी 1925 में। और फिर आता है AIDMK, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1972 में। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक और आपको हड़प्पा स्थल दे रखे हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता घाटी के स्थल दे रखे हैं। दूसरी ओर उनकी खोज किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। तो आप देख पा रहे हैं अभी कम से कम 8 से 10 हम जोड़े मिलाव वाले प्रश्न कर चुके हैं। तो इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और क्या होता है कि एक ही सवाल कई सारे प्रश्नों को समेटे रहता है। तो पहला जो हमारा है हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौसाम्बी। तो आप जानते हैं हड़प्पा तो आपको याद होगा, ये इसकी खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दूसरा हस्तिनापुर की खोज किसके द्वारा की गई? इसकी खोज की गई बीबी लाल के द्वारा। ठीक है, तो बी का कौन है? 4 है। और सूची ए का कौन है? दयाराम साहनी दे रखे हैं 3 पर। नेक्स्ट है आपका तक्षशिला। तो तक्षशिला की खोज किसके द्वारा की गई? जॉन मार्शल के द्वारा। फिर अब बचता है आपका कौसाम्बी। कौसाम्बी की खोज की गई NG मजूमदार के द्वारा। ठीक है, NG मजूमदार के द्वारा कौसाम्बी की खोज की गई। तो ये हो गया 4, 3, 3, 4, 2, 1। ये किस में दे रखा है? 3, 4, 2, 1 ये दे रखा है आपको विकल्प सी में। तो याद रखेंगे, इनसे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प सी सही है। साथ में याद रखना है किसके द्वारा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। फिर से हमारा जोड़े मिलाव वाला प्रश्न है। हिस्ट्री में ही ज़्यादा सवाल आते हैं, 1-2 आपको भारतीय संविधान में भी देखने को मिल जाएंगे। एक और दे रखे हैं आपको महान पुरुष, दूसरी ओर उनके द्वारा दिए गए प्रतिपादित सिद्धांत दे रखे हैं। वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, शंकर, द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, विशिष्ट द्वैतवाद और अद्वैतवाद। तो ये बहुत आसान है और मोस्ट रिपीटेड है। आप जानते हैं सबसे आसान लगाएंगे, हमें रामानुज याद है, इनके द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद की बात की गई। माधवाचार्य ने द्वैतवाद की बात की है। ठीक है, और शंकर ने किसकी बात की है? अद्वैतवाद की। वहीं वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग की व्याख्या की गई, या ये सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो याद रहेगा। तो ये हमने हिस्ट्री का सेगमेंट पढ़ लिया। अब हम चलेंगे अपने भारतीय सेगमेंट के पास। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है और प्रत्येक वर्ष इस तरह का एक प्रश्न या तो सोशियोलॉजी से या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किसी सिद्धांत से प्रश्न आता है। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरे 140 में से 140 प्रश्न सॉल्व नहीं करने होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन के लिए आप अगर 100 भी सही करके आएँ तो बहुत हैं। फिलहाल बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है। तो ये हैं आपके FW टेलर। ठीक है, FW टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं अगला जोड़े मिलाव। इसमें एक और दे रखे हैं राज्य, दूसरी ओर दे रखे हैं उनके राज्यों के अस्तित्व में आने का वर्ष। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण है। आप पेड ग्रुप में अगर जुड़े होंगे तो मैंने कई बार बोला होगा कि इनको आपको याद रखना है, ये सब टिप्स पे होने चाहिए और इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो नागालैंड कब फॉर्म हुआ? नागालैंड फॉर्म हुआ आपका 1962 में, ठीक है। उसके बाद झारखंड आपको याद होगा वर्ष 2000 में फॉर्म हुआ। तेलंगाना भी आपको याद होगा, सबसे रिसेंट में फॉर्म होने वाला है ये 2014 में, ठीक है। अब सबसे लास्ट में बचता है सिक्किम 1975 में। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प बी इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक और दे रखी है समितियां, दूसरी ओर दे रखी है उन समितियों को कब गठित किया गया, वर्ष दे रखे हैं। पीके थुंगन कमेटी, अशोक मेहता, बीआर मेहता और एमएल सिंघवी। तो आप जानते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं बीआर मेहता के बारे में, ठीक है। इस कमेटी का आपको याद होगा ये कब गठित की गई थी। तो ये गठित की गई थी 1957 में, ठीक है। उसके बाद आपको अशोक मेहता भी याद होगी 1977 में, एमएल सिंघवी भी आपको याद होगी 1986 में, और पीके थुंगन कमेटी ये 1988 में। तो ये देखिए अभी जो यूपी पीसीएस का रिसेंट में एग्जाम हुआ है उसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आपको जोड़ो मिलाना है, उसमें आपको क्रम से लगाना था। तो यही लाभ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने का। और एग्जाम के पहले बार बार जो पेड ग्रुप में, उसमें तो मेरे द्वारा बोला ही गया, टेलीग्राम चैनल पर भी सबको बोला गया कि प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है। तो अब आरओ एआरओ की परीक्षा है तो आपको आरओ एआरओ के तो लगाने ही है, साथ में आप यूपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं कम से कम पिछले 10 वर्षों के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। और आपको क्यों लगाने हैं? क्योंकि आप देख पा रहे हैं प्रश्न आते हैं, रिपीटेड प्रश्न आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो आपका विकल्प होगा आर्टिकल 326, ठीक है। ये वयस्क मताधिकार का आपको अधिकार प्रदान करता है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया, विधान परिषद में कितने माह तक अधिकतम रह सकता है? 1 माह से अधिक नहीं, 2 माह से अधिक नहीं, 3 माह से अधिक नहीं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये रह सकता है 3 माह से अधिक नहीं, ठीक है। और अगर 3 माह के बाद वापस लौटा दिया जाए तो 1 महीने के लिए पुनः रह सकता है। तो अगर पूछा जाए कुल मिलाकर टोटल कितने समय तक रह सकता है, तो टोटल रह सकता है 4 माह तक, ठीक है। और एक बार में 3 माह से अधिक समय तक नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 16 पार्ट 16 किससे संबंधित है? और आर्टिकल से, भाग से, संविधान के भाग से प्रश्न हर बार आता है और ये श्योर है कि इससे बनना ही बनना है, ठीक है। तो ये संबंधित है किससे? प्रशासनिक प्राधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, या कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से। तो कुछ वर्गों के विशेष उपबंध किए गए हैं पार्ट 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से लेके अनुच्छेद 342 के बीच में। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता का सुझाव का परिणाम था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या एम.के. गांधी। तो आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव था वो सबसे पहले गांधी जी के द्वारा दिया गया, ठीक है। और इसीलिए जो हमारे डीपीएसपी से उसमें आर्टिकल 40 में पंचायती राज की बात की गई है और इसीलिए उसे गांधीयन सिद्धांत बोला जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस वस्तु का 2017 में देखिए ये जो प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के, ये आपको पढ़ लेना है। 2017 के लिए पूछा गया क्योंकि पिछला प्रश्न पत्र है। अब जो नया पूछा जाएगा उस आधार पर आपको आंसर करना होगा। तो हम लोग इसे हल कर लेते हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे 17 पूछा गया है लेकिन हम किसके लिए देखेंगे? वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार। तो सर्वाधिक जो निर्यात का अंश रहा पेट्रोलियम उत्पाद का कितना? 8.8%। फिर आता है आपका औषधि फॉर्मुलेशन 7.1%। फिर है आपका मोती और बहुमूल पत्थर। फिर है आपका लोहा और इस्पात। फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। नोट करिए सबसे अधिक जो निर्यात का अंश रहा पेट्रोलियम उत्पाद का रहा, ठीक है। दूसरे नंबर पर औषधि फॉर्मुलेशन है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है भारतीय रुपयों को चालू खाते में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब किया गया? तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। कंप्लीट जो
कन्वर्टिबिलिटी है वो किस वर्ष की गई। तो इसे जब एलपीजी लागू हो गया उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि चालू खाते में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया जाए भारतीय रुपये को। तो ये कब किया गया, 1994 में, ठीक है। और आप जानते हैं 1992 में हमने एलपीजी को अपनाया था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, आयात कर क्या है। आयात कर अगर व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, व्यापार की मात्रा को घटाता है, इसका व्यापार की मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी, दोनों ए और सी। अगर आयात हम कोई वस्तु कर रहे हैं और आयात पे हम शुल्क लगा दें, टैक्स लगा दें, तो यानी जो सामान आया है उसका दाम बढ़ जाएगा। दाम बढ़ जाएगा तो जो यहाँ पर भेज रहा था, जो सामान को हमारे देश में भेज रहा था, यानी ये जो निर्यातक था, ठीक है, तो इस निर्यातक को तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम जब आयात कर रहे थे तो पहले हमें जो चीज़ मिलती थी 10 रुपये की, अगर उसमें आयात कर बढ़ जाएगा, मंगाने का कर बढ़ जाएगा, तो मान लीजिए 12 रुपये की हो जाएगी। अगर हमें ये महंगा लगेगा तो हम क्या करेंगे, आयात को कम कर देंगे। क्या करेंगे, आयात को कम कर देंगे। तो ये क्या करेगा, व्यापार की मात्रा को घटाएगा। बी आपका सही हो गया, ठीक है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। नाबार्ड है, एसबीआई है, आरबीआई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बहुत आसान है, आप जानते हैं सरकार का वित्तीय जो अभिकर्ता है, एजेंट है, और सलाहकार है वह कौन है, आरबीआई है। आरबीआई ही देश के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है, मौद्रिक नीतियां बनाती है, और यही इन्फ्लेशन को, महंगाई की दर को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। यही सुनिश्चित करती है कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी रहेगी, यानी कितना पैसा रहेगा और कब पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है। तो ये भी बहुत पुराना करंट प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। उरुग्वे दौर संबंधित है WTO से। एक बार पढ़ लेते हैं। उरुग्वे दौर WTO विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। गैट के 8वें दौर की बैठक दिसंबर 1986 में उरुग्वे की राजधानी पुंता देल अस्त में हुई थी, ठीक है। पहले क्या था, व्यापार करने के लिए जो एक वैश्विक संगठन था वो था गैट। उसके बाद गैट परिवर्तित हो गया 1986 में। उरुग्वे में एक बैठक की गई और ये निर्णय लिया गया कि गैट को परिवर्तित किया जाएगा, किसमें, WTO में, ठीक है। तो 1995 में WTO का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, लाभ मात्र अनुपात में सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा सुधार कर सकते हैं, लाभ मात्र अनुपात में बिक्री कीमत में वृद्धि करके, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशील लागत को कम करना। तो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप बिक्री की कीमत को बढ़ा दें, जिसपे बेच रहे हैं, तो आपकी जो लाभ मात्रा का अनुपात है उसमें वृद्धि हो जाएगी। बिक्री मिश्रण को बदलना, अगर आप बिक्री मिश्रण में बदलाव कर दें तो उससे भी आपके जो लाभ की मात्रा है वो बढ़ेगी। परिवर्तनशील लागत, जो लागत फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है, और अगर वो फ्लक्चुएट होगी तो आपका जो किसी वस्तु को बनाने का खर्चा उसमें वृद्धि हो रही होगी या कमी हो रही होगी। तो अगर आप इसको कम कर दें, जो परिवर्तनशील लागत है जो बढ़ रही थी लगातार, आप उसे अगर कम कर दें तो आपकी जो लाभ का अनुपात है, मात्रा है, उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है, ठीक है। तो शुद्ध निर्यात होता है समग्र निर्यात से आप समग्र आयात को घटा दीजिए। समग्र निर्यात से समग्र आयात को आप घटा दीजिए तो आपके पास आएगा शुद्ध निर्यात। विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं माना जाता है। परिवहन के साधनों की कम संख्या, निरक्षरता स्थल, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी। तो ये बहुत कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। हमारी सोशल लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या करता है, अगर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं आसपास, अशिक्षा रहती है, जागरूकता कम रहती है, तो ये क्या है, ये सूचक है सामाजिकता का, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में कमी होती है और ये गरीबी का सामाजिक सूचक है, ठीक है। स्वास्थ्य की कमी कहाँ होगी, जहाँ पर गरीबी होगी। रोजगार के अवसर की कमी होती है, इसी कारण एक तबका गरीब रह जाता है। तो ये तीनों ही गरीबी का सामाजिक सूचक है। लेकिन परिवहन के साधनों की संख्या ये गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं है। हो सकता है किसी राज्य ने ये सुनिश्चित किया हो कि बहुत अच्छे जो हैं क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सरकार के द्वारा, जो पब्लिक व्हीकल चल रहे हैं
वो अच्छे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो पर्सनल व्हीकल की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में देखिए सऊदी अरेबिया एक ऐसा शहर बना रहा है जहाँ पर लोग पैदल चलेंगे, वाहन होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब तो ये है नहीं कि वहाँ की जनता गरीब है या उनकी गरीबी के सामाजिक स्टेटस का ये सूचक है, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, इसीलिए इस तरह की रोडों का निर्माण करेंगे जिसमें लोग पैदल चल सकेंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपका विकल्प ए जो है वो गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? शिक्षा, चिकित्सीय देखभाल, प्रशिक्षण, सिंचाई। कौन मानव पूंजी, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के निर्माण में प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो शिक्षा तो डालती है, आदमी ज़्यादा कैपेबल होगा, स्किल होगा। चिकित्सीय देखभाल, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो स्किल लेबर मिलेगी, ठीक है, वो ज़्यादा काम कर पाएगी। प्रशिक्षण, ये किससे प्रशिक्षण, यानी उसको कौशल विकास संबंधित है, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ए और बी ये सब तो प्रत्यक्ष प्रभाव डालेंगे मानव पूंजी पर, लेकिन सिंचाई प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पूंजी पर नहीं डालती है। ठीक है, मानव की आर्थिक स्थिति को हल्का फुल्का अफेक्ट कर सकती है, खासकर उन लोगों को जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आपका विकल्प डी इसमें सही होगा। सिंचाई जो है वो मानव पूंजी के निर्माण को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करती है। परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके टर्सरी गतिविधियों के अंतर्गत, तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत, परिवहन, संचार, वाणिज्य। ठीक है, तो बात करते हैं प्राथमिक के अंदर कौन कौन आते हैं। तो इसके अंदर आते हैं कृषि, पशुपालन, ठीक है, और खनन भी इसी के अंतर्गत आता है, परीक्षा में पूछा गया है। द्वितीय गतिविधियों में आता है आपका उद्योग, उत्पादन और निर्माण क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र आपका मुख्य रूप से कहा जाए कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है, और इसमें कृषि और पशुपालन भी आता है, खनन भी आता है। ठीक है, इन्हीं खनन का और कच्चे माल का प्रयोग उद्योग धंधों में होता है, तो ये द्वितीय गतिविधियाँ आती हैं। अब यहाँ से जिन वस्तुओं का निर्माण हो गया उसके लिए आपको क्या चाहिए? परिवहन चाहिए, उसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपको संचार की सुविधा चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा में बेचेंगे तो आपके पास कॉमर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। तो परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, ये सब टर्सरी गतिविधियां हैं। ठीक है, तीसरी गतिविधियां हैं। नेक्स्ट है जीएसटी किस तरह का कर है? तो आप जानते हैं जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो ये हमने आज 55 क्वेश्चन कर लिए, वीडियो लंबा हो रहा है। कल हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। उसके बाद अपना भूगोल का सेगमेंट रहेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और लगातार इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।